नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से कांति। आज हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि वर्ष है 2023। और इस 2023 की जब बात की जाए तो आपने सुना भी होगा, हमारे यहाँ पे संयुक्त राज्य महासभा की जब बात की जाए तो उसके माध्यम से 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है। संयोग से ये पहलू भारत के द्वारा आह्वान किया गया और उस कारण से एफएओ के माध्यम से इसको अनुमोदित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया है। तो एक बड़ा पहलू जहां पे भारत का नाम आता है, आखिर किस कारण से ये चर्चा में और क्या क्या इसके मुख्य फायदे या फिर नुकसान। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये ध्यान रखिएगा, जब हम अंतर्राष्ट्रीय किसके संदर्भ की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष, या जिसको अंग्रेजी में हम इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में भी जानते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं 2018 में इसका पूरी तरीके से भारत देश के माध्यम से यह बात रखी गई कि 2023 को क्या किया जाए, मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया जाए। तो इस संदर्भ में एफएओ, जिसको हम खास करके अपने यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं, उसके माध्यम से भारत के माध्यम से यह प्रस्ताव दिया गया। तो इसने इस बात को स्वीकार किया, जहां पे मार्च 2021 में इस पहलू को घोषित भी कर दिया गया कि आने वाला 2023 क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया जाएगा। और इस बात की पुष्टि 6 दिसंबर 2022 को एफएओ के एक समारोह में भी किया गया। बात करते हैं मोटे अनाजों की। तो मोटे अनाजों के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, खाद्य और कृषि संगठन अर्थात एफएओ की जब बात की जाए तो इसने वर्ष 2023 को तो घोषित किया, लेकिन इसके पहलू क्या होते हैं तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष जो घोषित हुआ है उसमें महत्वपूर्ण पहलू ये आता है कि ये जो मोटे अनाज होते हैं यह खनिज तत्वों से लवरेज होते हैं। और जिस कारण से आजकल जो आप नए प्रकार की बीमारियों का नाम सुनते हैं, अगर इसका सेवन हम करें तो ये चूंकि प्राकृतिक मात्रा जो आपके खनिज तत्वों की होती है यह इसमें भरपूर पाई जाती है, तो संभव है कि आप रोगों से क्या होंगे, विमुक्त होंगे, अर्थात कम से कम दूर तो रहेंगे ही रहेंगे। क्योंकि हमारी पुरानी पद्धति की जब बात की जाए तो ऐसी मान्यता है कि सिंधु सभ्यता में भी यह मोटे अनाज उगाए जाते थे। इवन हमने आज से कुछ समय पहले तक ऐसे बहुत सारे मोटे अनाजों का उत्पादन भी किया है। और भारत की तो वैल्यू इसमें सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि विश्व का लगभग 20% हिस्सा मोटे अनाजों का भारत में उगाया जाता है। और अगर एशिया की बात की तो एशिया का लगभग 80% हिस्सेदारी मोटे अनाजों की आज भारत में उगाई जाती है। विश्व में आप भी जानते हैं कि बाजरा उत्पादन में भारत का स्थान पहला होता है। तो इन सारे मसले को ध्यान में रखते हुए, खास करके इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारत की अगुवाई एक बड़ी सराहनीय कदम के रूप में देखी जाती है। बात आती है ये मोटे अनाज होते क्या हैं विशेषतः, तो ध्यान रखिएगा, मोटे अनाज की जैसा कि हमने ही बात किया कि ये पोषक युक्त होते हैं, जिनमें प्रोटीन, आहार के संबंध में जो हमारे फाइबर होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट देख मिलते हैं, जो कि आजकल हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हितैषी माने जाते हैं। उनसे इनकी मात्रा क्या होती है, समृद्ध होती है। और इसी कारण से बार बार इस बात की पुष्टि की जा रही है कि हमें अपनी थाली में मोटे अनाजों का सेवन करना चाहिए। क्योंकि हम लोग परिवर्तन के इस स्वरूप में पश्चिमी देशों के पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप अपने इस प्रवृत्ति को भूलते हुए नए प्रकार के खाद्य पदार्थों को अपने थाली में स्थान दे दिए हैं। और इस कारण से आज हम दैनिक जीवन में अन्य प्रकार की बीमारियों को भी देख पाते हैं। विशेष देखा जाए तो मोटे अनाज जो होते हैं भारत में, चूंकि यह पूर्व काल से भी उत्पादित किया जा रहा है, तो हमारे भारत में ये 2 प्रकार के उगाए जाते हैं। एक तो होता है जिसको प्रमुख मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है, जिसको मेजर मिलेट के रूप में जाना जाए, जैसे ज्वार के अलावा बाजरा और बाजरा के अलावा रागी। इनकी जब बात की जाए तो ये प्रमुख मोटे अनाज के रूप में देखने मिलता है, क्योंकि इनका बड़े स्तर पे उत्पादन होता है। और दूसरा होता है गौड़ मोटे अनाज या माइनर मिलेट के रूप में जाना जाता है, जिनमें कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सावा। अगर आप सब इस नामों से नहीं परिचित हैं तो आपके घर में जो दादी
नानी या इस तरीके से जो पुराने लोग अभी भी जीवित हैं उनसे इस पहलू को चर्चा करेंगे तो शायद वह इन सब के बारे में आपको क्या करें, बताएं, क्योंकि उनके समय काल में इनका उत्पादन बड़े स्तर पे किया जाता था। आज अगर जो बात की जाए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मिलेट की जब बात की जाए तो 2023 को हमने घोषित किया, किस एक कारण से, क्योंकि यह न्यूट्रिशन से भरपूर है। इसमें गलटन की मात्रा बिल्कुल नहीं पाई जाती जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हितैषी है, और फाइबर रिच है तो यह पचने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। जैसा कि हमने बताया कि भारत में आपके दो प्रकार के मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, सावा, फिर आपके कह सकते हो कि यहीं पे चीवा, कुटकी और आपके कोदो, इन सब का नाम यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी बजट की जब बात की जाए तो इस बजट में ही ध्यान रखिएगा, इन मोटे अनाजों को अब एक विशेष नाम दिया गया है, अब इनको श्री अन्न बोला जा रहा है। तो इस तरीके से एक चीज पुनः ध्यान रखिएगा कि मिलेट को अब हम अपने यहाँ पे श्री अन्न के रूप में जानेंगे। तो श्री अन्न क्या है? श्री अन्न यही सारे अनाज हैं जिनमें बाजरा, ज्वार, रागी, सावा, चीवा, कुटकी, कोदो और कंगनी, यह प्रमुख रूप से अब आपके श्री अन्न के रूप में भी जाने जाएंगे। कुछ इनकी विशेष खासियत की जब बात की जाए तो खासा ध्यान रखिएगा, जैसे हमने बताया पौष्टिक भोजन के लिए ये काफी आधार युक्त माने जाते हैं, और बजट में इस बात की पुष्टि भी की गई कि आज भारत जो है वह सबसे ज्यादा मोटे अनाज अर्थात श्री अन्न का उत्पादन करता है। और उत्पादन ही नहीं, इसकी जब बात की जाए तो इसका निर्यात भी अन्य देशों को भी यह बेचने का कार्य भारत के माध्यम से किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि 34.32 मिलियन डॉलर के हमने मोटे अनाज अर्थात श्री अन्न को क्या किया है, अलग अलग देशों के लिए भेजा है, और 1.80 करोड़ टन इतना हमने मोटे अनाजों का उत्पादन भी किया है। आज देश के अलग अलग स्टार्टअप जो मोटे अनाजों से जुड़े हुए हैं, लगभग 500 से ज्यादा स्टार्टअप इसके ऊपर अपना कार्य भी कर रहे हैं। बेसिक अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, अब बात आती है मिलेट में कौन कौन सी चीजें। तो जैसा हमने बताया कि अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष में आपके 8 अनाज जो चूज किए गए हैं, जैसे कंगनी की बात की जाए, ये क्या होता है, तो ये हृदय के लिए लाभकारक है, उच्च ऑक्सीडेंट इसमें देखने को मिलता है। चीना की जब बात की जाए तो ये मधुमेह के लिए काफी हितैषी होता है और कोशिका निर्माण में सहायक होता है। कोदो की जब बात की जाए तो ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और वजन को नियंत्रित करता है। इसी तरीके से कुटकी की जब बात की जाए तो ये मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में, और इसी की जब बात की जाए तो प्रोटीन खास करके प्रतिरोधक क्षमता की जब बात की जाए तो यह इसके माध्यम से बढ़ाया जाता है, और हमारे यहाँ पे जो उच्च फास्फोरक ऊतक होती हैं उनकी भी मरम्मत करता है। तो ये इनकी कुछ खासियत होती है। हालांकि इसके अलावा रागी की जब बात की जाए तो ये एनीमिया से लड़ने में मदद करता है, कुपोषण को दूर करता है। ज्वार की जब बात की जाए तो ये हृदय के लिए काफी लाभकारी होता है और वजन को कम करता है, इवन गठिया रोग को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। बाजरा की जब बात की जाए तो ये मधुमेह में काफी लाभकारी होता है और हृदय संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसमें भी काफी हितैषी होता है। सावा की जब बात की तो ये प्रोटीन युक्त होता है और विटामिन बी का स्रोत माना जाता है। तो खास करके जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए विभिन्न तत्व अलग अलग स्रोतों से जिसे लेने की जरूरत हमें महसूस होती है, उन सबसे भरपूर यह आपके अनाज देखे मिलते हैं। मोटे अनाजों की जब बात की जाए, अगर हम मान लेते हैं कि 100 ग्राम खास करके किसी भी प्रकार का एक मोटा अनाज ले रहे हैं तो उनमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं, तो ध्यान रखिएगा कैल्शियम इसमें भरपूर मात्रा में 364 मिलीग्राम, फैट इसमें बिल्कुल कम मात्रा में 5.43 ग्राम, प्रोटीन इसमें ज्यादा मात्रा में 12.5 ग्राम। इसके अलावा डाइटरी फाइबर अर्थात जो पाचक फाइबर होते हैं इनकी जब बात की जाए तो ये 11.49। अगर यहीं पर मैग्नीशियम की बात की जाए तो ये आपके 153 मिलीग्राम, जिंक इसमें 3 मिलीग्राम, और साथ ही साथ आयरन, और आयरन की संकल्पना यहाँ पे अलग अलग तरीके से जैसे 6.4 किस्में आपके पल्स मिनट में, और बैनरी मिलेट की जब बात की जाए तो उसमें 5 मिलीग्राम। फोलिक एसिड की जब बात की जाए तो कोदो में 39.49, और फोलिक एसिड की ही जब बात की जाए तो सोरघम में यह 39.49। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से भी ये काफी महत्वपूर्ण होता है। आज अगर जो इनके संदर्भ की बात की जाए तो अलग अलग वैल्यू को लेकर के ये दर्शाया है कि 100 ग्राम अगर हम मोटे अनाजों का सेवन करते हैं तो उनसे जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, कैल्शियम, आयरन,
ये हमारे शरीर के बेसिक तत्व माने जाते हैं। ग्रोथ के लिए उनकी किस किस पहलू पे मात्रा यहाँ पे आपकी प्राप्त होती है। और आप भी जानते हैं कि खनिज तत्वों से भरपूर होने के नाते इसको घोषित ही किया गया है। वैसे एक संदर्भ आपको बताना चाहेंगे, ध्यान रखिएगा, रागी की जब बात की जाए तो रागी देश के अलग अलग लोकेशन में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे हिंदी नाम तो रागी है, लेकिन संस्कृत में इसको मधुलिका बोला जाता है, अंग्रेजी में इसको फिंगर मिलेट नाम दिया जाता है। अगर हम पंजाबी भाषा की बात करें तो इसे चलडोरा के नाम से जाना जाता है, और गुजराती भाषा में पागली नाम दिया जाता है। मराठी में नागचीनी बोला जाता है, कोंकणी में गोंडो बोला जाता, और मलयालम में इसको मुट्टरी बोला जाता है। तमिल में केला वार्गू बोला जाता, जबकि तेलुगु में रागलू बोला जाता है, और बंगाली में मारुआ और ओरिया में मांडिया बोला जाता। तो आप कह सकते हो कि हमारे उत्तर प्रदेश में भले इसका उत्पादन होता है, देश में अलग अलग लोकेशन की जब बात करें तो उसमें इसके अलग अलग नाम भी देखने को मिल जाते हैं। खासा ध्यान रखिएगा, रागी फ्लोर अगर इसकी बात की जाए, अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये कैल्शियम का भी एक अच्छा स्रोत होता है। मतलब अगर आप केवल 344 mg कैल्शियम का स्रोत अर्थात 100 ग्राम रागी का सेवन करते हैं तो वह आपके क्या करता है, एक गिलास दूध जो कि आपके 100 ml दूध के बराबर होता है, जहां पे आप इतना सेवन करते हैं तो 344 mg कैल्शियम प्राप्त होता है, जबकि एक गिलास दूध पीने की वजह से केवल 110 मिलीग्राम कैल्शियम प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप बेसिक अंतर देख सकते हैं कि एक गिलास दूध पीने पर आपको 110 मिलीग्राम कैल्शियम प्राप्त होता, जबकि 100 ग्राम रागी का केवल सेवन करने से आपको 344 ग्राम कैल्शियम की प्राप्ति हो रही है। तो इस तरीके से आप अंतर भी देख सकते हैं कि खनिज तत्वों का अर्थात मोटे अनाजों का सेवन करने के नाते खनिज तत्व हमें अधिक से अधिक मात्रा में भी मिल रहे हैं। एक नाम ध्यान रखिएगा, काफी चर्चित रहा इसी संदर्भ को ढूंढते समय, खास करके जैसे आप बाजरा के बारे में तो सुनते ही हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे एक ज्वारा डांस भी होता है। अब आप कहेंगे कि अनाज के ऊपर डांस, हाँ बिल्कुल, ये ज्वारा डांस की जब बात की जाए तो ये लोकल नृत्य है आपके मध्य प्रदेश का। होता क्या है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो महिलाएं अपने सर पर एक घड़ा रखती हैं और इस घड़े में क्या करती हैं, खास करके ज्वार को भर करके रखती हैं, और इसी कारण से इसको नाम दिया गया है ज्वारा डांस। तो एक लोक नृत्य आपके मध्य प्रदेश का, जहां पे बुंदेलखंड का जो लोकेशन है वहां पे अच्छी मात्रा में फसल उत्पादित होने की दशा में इस नृत्य को किया जाता है। हमारे यहाँ पे आप भी जानते हैं मोटे अनाजों को लोग क्यों ना उत्पादित करते हैं, उसके पीछे भी कई सारे रीजन हैं, क्योंकि सबसे बड़ी रीजन जो होती है वह होती है इसकी निम्न उत्पादकता दर। लोग लगाते तो हैं, लेकिन इससे अधिक मात्रा में उत्पादन ना होने की दशा में कह सकते हो कि नुकसान ज्यादा होता है। और इसके उत्पादन की अगर जो लक्ष्य की बात की जाए तो आप कह सकते हो कि जहां पे असिंचित क्षेत्र है, कम वर्षा वाला क्षेत्र है और कम उपजाऊ मिट्टी है, वहां पे इसका उत्पादन हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अर्थात हमारे प्रदेश के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो दक्षिण का पठार है वहां पे इसका भरपूर उत्पादन आपको देखने मिल सकता है। बाकी उम्मीद करते हैं कि विषय वस्तु आपको समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं किसी नए मसले, किसी नए बिंदु के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।